राजीव जी, 1996 का ये जो महिला रिजर्वेशन बिल है, वे पेंडिंग पड़ा हुआ था। 2023 में ये पास हुआ, हालांकि कुछ क्लॉज, कुछ शर्तें लगाई गई थी, पर इतनी जल्दी क्यों इस बात को लेकर? इसमें कोई जल्दी की बात नहीं है। महिला आरक्षण की जो बात है, ये पिछले 20 साल से चली आ रही है। और पिछले 20 सालों में महिला आरक्षण अलग अलग बॉडीज में लगा भी दिया गया है। आज की तारीख में हमारे पास लगभग 50% जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं देश के, ये महिलाएं हैं। केवल लोकसभा और राज्यसभा में ही महिलाओं की कमी है, बाकी हर जगह महिलाओं का आधिक्य है, और विधानसभाओं में भी महिलाओं की कमी है। महिलाओं का जो रिजर्वेशन था वो तो था 33%, पर महिलाओं का जो एक्चुअल प्रेजेंस है ऑन द ग्राउंड है वो लगभग 50% है, 48 से 50% है, वेरी करता रहता है। तो हमारे यहाँ ये जो इलेक्टेड बॉडीज में महिलाओं ने काम किया, ये बहुत ही जिम्मेवारी से किया है। ऑपोजिशन यही सवाल खड़े कर रही है कि अगर जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है लोकसभा की 543, उसमें क्यों नहीं पहले रिजर्वेशन दे रहे 33%? जब लोकसभा को सिस्टमेटाइज करना ही है तो एक ही कदम उठा के आप सारा काम कर सकते हैं ना। आप एक ही बार में कदम उठा के आप जो नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो बढ़ा सकते हैं। एक ही बार में कदम उठा के आप महिला आरक्षण स्थापित कर सकते हैं। बार बार इस प्रोसेस को करने में जो समय जाया होता है, जो एनर्जी जाया होती है, उसको नहीं करने की जरूरत है। एक बार में डिसीजन लेके अपना दृढ़ निश्चय करके आगे बढ़ना चाहिए। आप कह रहे कॉम्प्लेक्स है ये पूरा प्रोसेस? ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होते हैं, सारे प्रोसेसेस डिलिमिटेशन के कॉम्प्लेक्स होते हैं। मेरे को याद है जब पिछली बार डिलिमिटेशन हुआ था तो कितना लोगों ने उसका विरोध किया था, लोगों को कितना बुरा लगा था, क्योंकि लोगों की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज की संख्या थी वो बदल रही थी, साथ ही साथ जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज थी वो बदल जाया करती थी। फिर बीच में आया कि रिजर्वेशंस की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है ये भी बदलती थी, तो वहां पे लोगों को बहुत खराब लगा कि मैंने तो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी पिछले 10 साल से नर्चर की थी, अब मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी मेरे से निकाल के किसी रिजर्व कैटेगरी में डाल दी गई है। तो ये इश्यूज हैं जो कि हमारी सरकार को, हमारे जो डिलिमिटेशन कमीशन है उससे को ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि एक एमपी की जो लाइफ होती है वो 5 साल नहीं होती। एक एमपी की लाइफ, उसकी जो पूरी जिंदगी होती है वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ जुड़ी होती है। वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को नर्चर करता है, चाहे वो इलेक्टेड बंदा हो, चाहे वो इलेक्शन हार जाए। राजीव जी, पर जो राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन, वो ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि 2011 के हिसाब से ये जो है ये डिलिमिटेशन होगी, तो उसमें तो ओबीसी का डेटा है ही नहीं। राहुल गांधी एज यूजुअल पूरी तरह से गलत है, क्योंकि सरकार ने भी कहा है, जो नोटिफिकेशन आया है अमेंडमेंट का जो टेक्स्ट है उसमें भी लिखा हुआ है, कहीं भी ये नहीं है कि 2011 के आधार पर डिलिमिटेशन किया जाएगा। ये कहा गया है कि सेंसस के आधार पे किया जाएगा। किस सेंसस के आधार पे किया जाएगा ये अभी खुला छोड़ा गया है। हो सकता है कि जो सेंसस के रिजल्ट्स आए, चूंकि जो नया सेंसस आ रहा है, प्रोसेस चालू हो चुकी है, ये पूरा का पूरा सेंसस इलेक्ट्रॉनिक है, तो हो सकता है कि हमारे पास बेसिक डेटा इसका कुछ महीनों में आ जाए और पूरे के पूरे सेंसस की सारी रिपोर्टें साल तक आ जाए। तय नहीं हुआ है कि 2011 के हिसाब से होगा या फिर जो अभी आज से शुरू हुआ है सेंसस उसके हिसाब से होगा? जी, ये कहीं नहीं, कब तक क्लैरिटी मिलेगी राजीव जी? ये प्रधानमंत्री ने भी कहा है, सरकार के दूसरे लोगों ने भी कहा है, टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि ये 2011 का इसका डिलिमिटेशन का कोई लेना देना नहीं है। 850 जो सीटें हैं, केवल उन 850 सीटों के बंटवारे की डेटा फ्रेश आएगा उसको भी कंसिडर किया जाएगा, आप ये कह रहे हैं? फिर से कहिए। जो अभी फ्रेश डेटा आएगा उसको भी कंसिडर किया जाएगा? हाँ, उसे ही तो कंसिडर किया जाएगा। जो फ्रेश डेटा, यही मैं कह रहा ना कि जो फ्रेश डेटा है वो हमारे पास साल भर के भीतर हर हालत में आ जाएगा। यदि वो फ्रेश डेटा हमारे पास अगले समर तक आ जाता है तो बड़ी आसानी से डिलिमिटेशन का काम किया जा सकता है, और जो अगला चुनाव आने वाला है उस चुनाव तक सब लोग तैयारियां कर सकते हैं। इसमें जो सबसे बड़ी समस्या आएगी ऑपोजिशन को, विशेषकर कांग्रेस पार्टी को, वो ये कि जो पार्टियां ग्राउंड लेवल पे ऑपरेट नहीं करती हैं, ग्राउंड लेवल पे जिन्होंने अब काम करने से मना कर दिया है पिछले कई सालों से, उन पार्टियों के पास तो शायद 850 कैंडिडेट भी ना हो। तो जो रीजनल पार्टीज हैं जो कि ग्राउंड लेवल से जुड़ी रहती हैं वो ठीक रहेंगी। बीजेपी हो सकता है यदि जैसे आजकल चलती इसी तरह से चलती रही तो बीजेपी ठीक रहेगी, पर बाकी जो नेशनलिस्ट किस्म की पार्टीज है उनका शायद यही हशर हो जैसा कि कम्युनिस्ट पार्टियों का हुआ
वो उन्होंने ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं किया और उनको ये भी नहीं पता था कि कहाँ से कैंडिडेट लाओ, किसको खड़ा करो, और जो कैंडिडेट वो खड़ा भी करते थे उन कैंडिडेट्स के बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं होता था। तो पॉलिटिक्स ऐसे तो नहीं चलती ना। डेमोक्रेटाइजेशन का तो मतलब ये होता है कि कैंडिडेट्स और पॉलिटिकल पार्टीज लगातार लोगों के साथ इंटरैक्शन करते रहें, चाहे वो सत्ता में हो चाहे सत्ता में ना हो। राजीव जी,